हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंग्लिश में एक नया टॉपिक सीखेंगे। इंग्लिश का शायद पहला टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक का नाम है ग्रामर। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रामर। ग्रामर के साथ हम लोगों का वैसा ही रिश्ता है जैसे हम लोगों का रिश्ता भूत के साथ है। जैसे कोई भूत को देखा नहीं है लेकिन भूत से डर सबको लगता है, लेकिन ग्रामर क्या होता है हम लोग ग्रामर के बारे में जानते भी नहीं है और ग्रामर से भी डर वैसा ही लगता है। तो इसमें आपका गलती नहीं है क्योंकि आपको ग्रामर वैसा ही बताया गया है जैसे कि लोगों को, बच्चों को बताया जाता है कि यहाँ पे मत जाओ, वहाँ भूत रहता है, वहाँ मत जाओ, यहाँ पर गलत लोग रहते हैं। तो हम लोग बड़ों के बातों को मान लेते हैं और वही समझ जाते हैं। वैसे ही ग्रामर के बारे में बताया गया है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत स्पेलिंग याद रखना पड़ता है, बहुत सारे नियम को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि ग्रामर कोई रूल, कोई डेफिनेशन, कोई प्रोसेस नहीं है। ग्रामर एक फीलिंग है जहाँ पे आप महसूस कर पाएंगे कि हम जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। और आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं वो अगर सही है, इसे साबित होगा कि आपको ग्रामर आता है, आपको ग्रामर का सेंस है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हमने जो लिखा वो सही है या किसी से पूछ लेना चाहिए, तो आप समझ जाओगे एक चीज़ श्योर कि आपको ग्रामर नहीं मालूम है। अब हम लोग इसके लिए दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा नहीं था, हमारा सोसाइटी अच्छा नहीं था, जहाँ पर इंग्लिश का कोई चर्चा नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, ये सभी कहने सुनने की बातें हैं, अपने आप को दिलासा देने की बातें हैं। लेकिन एक्चुअल जो बात है वो ये कि आप ग्रामर अगर सीखना चाहते हैं तो ग्रामर के लिए कुछ बहुत सारे टर्म्स हैं। हम उस टर्म में पहला वर्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ब। ये हम लोग पहला टर्म पढ़ेंगे इंग्लिश में। अगर आप सही में ग्रामर समझना चाहते हैं, बगैर कोई किताब के, बगैर कोई इंटरनेट के, बगैर कोई किसी के मदद के, तो आपको पहला चीज़ सीखना पड़ेगा वर्ब। अब सवाल आता है वर्ब क्या होता है, तो आपको लगेगा कि सर वर्ब का डेफिनेशन पढ़ने के लिए फिर से तो किताब ही पढ़ना पड़ेगा। आपने कहा कि कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको वर्ब पढ़ना है तो सिर्फ ये जानकर रखेंगे कि वर्ब को वर्ब की तरह जानना अगर सही में चाहते हैं तो पहले आप काम करेंगे कि वर्ब को किसी एक नाउन के साथ कंपेयर करेंगे। पहला काम यही रहेगा हमारा। किसी भी अच्छी चीज़ को अच्छा कहने के लिए मेरा पहला काम होता है कि किसी अच्छी चीज़ को किसी बुरे चीज़ से कंपेयर करते हैं तो मालूम चलता है अच्छा अच्छा इसलिए। और हम कंपेयर नहीं करते तो हमको लगता है कि यही अच्छा है, यही बुरा है। हमको किसी दूसरे के जजमेंट पर विश्वास करना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को किसी के जजमेंट पर विश्वास नहीं करना है, बल्कि अपने सेंस पर विश्वास करना है, अपने सोच पर विश्वास करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं वर्ब। और वर्ब क्या होता है जानना चाहते हैं तो वर्ब को नाउन के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे अच्छी चीज़ को बुरे चीज़ से कंपेयर करते हैं, वैसे वर्ब को नाउन के साथ कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे मन में सवाल आएगा कि हम लोग बचपन में नाउन के बारे में एक चीज़ जरूर जानते होंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन था ये, वो है कि सिंगुलर और प्लूरल। इंग्लिश के ये जो टर्म्स है बहुत ही कॉमन वर्ड है। जैसे यहाँ पर सिंगुलर में लिखा हुआ रहता था बॉय, तो हम लोग उसको प्लूरल में करते थे बॉयज़। क्यों करते थे ये मालूम नहीं था, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन चुका था, ये एक ट्रेंड बन चुका था कि अगर किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना चाहते हैं तो उसमें लास्ट में एस ऐड कर दो तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। इट वाज वन ऑफ द एलिमेंट्री नॉलेज विच वी हैव स्टार्टेड लर्निंग सिंस क्लास 1 और 2। ये बहुत ही आसान था, लेकिन आज हम लोग इसी फॉर्मूला को, इसी फंडामेंटल को हम लोग यूज करेंगे वर्ब में भी। यहाँ पर इंग्लिश के जो ग्रामेरियन हैं, जो इंग्लिश के फादर हैं, वो लोग कहते हैं कि जब अगर आप नाउन को सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो तो आपको आज से, अब से सीखना पड़ेगा कि नाउन की तरह वर्ब को भी आप सिंगुलर प्लूरल बना सकते हो। जैसे कोई भी वर्ब है उसको भी सिंगुलर प्लूरल ही समझना पड़ेगा, जैसे कि आपने नाउन को समझा। जैसे आप कोई भी वर्ब ले लो, यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ कम, अब यहाँ पर भी लिखेंगे आप कम, लेकिन कम को लिखना पड़ेगा कम्स। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन के सेंस में हम लोगों को एस लिखना पड़ता है जब नाउन को प्लूरल बनाना है तो, लेकिन वर्ब के लास्ट में जब एस करते हैं जब किसी वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो। इसका मतलब ये हुआ आज के बाद हम लोग एक नया डेफिनेशन तैयार करेंगे जो किसी बुक में अवेलेबल नहीं है, जो किसी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है, कोई नेट पर अवेलेबल नहीं है। वो ये कि वर्ब का डेफिनेशन ये होता है, वर्ब इज अपोजिट ऑफ नाउन। जैसे ये बात किसी को बोलेंगे वो चौंक जाएगा, वो आपके बात को विश्वास नहीं करना चाहेगा क्योंकि ऐसा कहीं लिखा नहीं है। लेकिन हम लोग आज को ये समझेंगे कि वर्ब अगर नाउन का अपोजिट है तो क्यों, कैसे। क्योंकि नाउन के लास्ट में एस हम लोग जनरली लिखते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन वर्ब के लास्ट में हम लोग एस लिखते हैं वो जनरली उसको सिंगुलर बनाने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने ये जाना कि वर्ब नाउन का अपोजिट है। इससे साबित हुआ, जैसे आप फ्रिज है उसमें अगर करंट लगा देंगे तो वो सामान ठंडा कर देगा, अगर आपके पास हीटर है उसमें अगर करंट लगा देंगे तो वो सामान को ठंडा कर देगा। दोनों में ही करंट लगता है, वैसे ही दोनों में ही एस लगता है, एक को प्लूरल बनाने के लिए और एक को सिंगुलर बनाने के लिए। उसी तरह से कुछ और भी वर्ड लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है गर्ल, अब इसको प्लूरल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा गर्ल्स। उसी तरह से यहाँ पर कोई वर्ब लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे रीड, और जब यहाँ पर लिखेंगे रीड तो ये रीड हो जाएगा रीड्स। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या सीखे, हमारा पहला चैप्टर आज का मिला
व्हाट इज वर्ब? तो आपका आंसर होगा वर्ब इज अपोजिट ऑफ नाउन। बात खत्म। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तब उसको समझाने के लिए आप एक्सप्लेन करो कि वर्ब के लास्ट में एस लिखते हैं सिंगुलर बनाने के लिए, लेकिन हम लोग नाउन के लास्ट में एस लिखते थे उसको प्लूरल बनाने के लिए, जो हम लोग पहले जानते थे। जैसे ही आप ये जान लेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये आप बता रहे हैं इससे हमको क्या फायदा होगा, हम लोग इंग्लिश के कौन सा पहलू को मजबूत कर पाएंगे, हम लोग क्या सीखेंगे? तो सीखने का पहला काम ये है कि जब भी कोई भी वर्ब देखोगे आज के बाद और जिस वर्ब के लास्ट में एस लिखा हुआ है, आप समझ जाना कि उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। किसी ने कोई ने क्वेश्चन पूछा आपसे, अच्छा सिंगुलर वर्ब क्या होता है, व्हाट इज सिंगुलर वर्ब? तो आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब द वर्ब व्हिच कम्स विद एस एट द एंड ऑफ सफिक्स। किसी भी वर्ब के साथ में सफिक्स की तरह एस का यूज करेंगे या किसी भी वर्ब के लास्ट में एस आएगा, कम्स, रीड्स, लिव्स, हेल्प्स, ईट्स, जंप्स, उनको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और वाइसा वर्सा अपोजिट में किसी भी वर्ब के लास्ट में एस नहीं रहेगा तो उसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो सवाल होता है कि सर सिंगुलर वर्ब ठीक है, प्लूरल वर्ब भी ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब क्यों सिखा रहे हैं हमको? सीखकर क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि आपके ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके बगल में सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। और सिंगुलर वर्ब क्या होता है अभी भी मालूम चला, द वर्ब व्हिच कम्स विद द लेटर एस। तो सिंगुलर वर्ब ऑलवेज कम्स विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है अभी भी मालूम चला, कोई भी वर्ड आप कहेंगे सर सिंगुलर वर्ब तो समझ में आ गया, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है ये तो हमको मालूम नहीं है। तो अब आपको क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है उसको आप जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैसा लगता है देखने में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है जानने के लिए आप अपने मन से कोई भी वर्ड को, ऐसा अंग्रेजी लोग कहते हैं कि कोई भी वर्ड जो आपके दिमाग में, दिल में, मन में, मुंह में पहली बार आता है उसको आप सब्जेक्ट मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मैंने यू को सब्जेक्ट मान लिया, मेरे मन में यू पहली बार आया था। अब किसी के मन में पहली बार आया आई, किसी के मन में आया ही, किसी के मन में आया दे, किसी के मन में आया शी, किसी के मन में आया वी। ऐसा कोई भी वर्ड जो दिमाग में आपकी पहली बार आएगा आप उसको मान लो कि वो सब्जेक्ट है आपका। और हमको पता लगाना एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर इसका मतलब होता है कोई भी वर्ड जो आपके दिमाग में पहली बार आएगा उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन वो सिंगुलर है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि एस, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट सिंगुलर या सिंगुलर सब्जेक्ट। तो कोई भी वर्ड दिमाग में पहली बार आता है तो वो सब्जेक्ट है जरूर, लेकिन वो सिंगुलर है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा? जिसको भी आपने सब्जेक्ट की तरह लिखा उन सभी से पूछिए कि किसके साथ में इज होगा, किसके साथ में एम होगा और किसके साथ में आर होगा। इन तीनों वर्ड में, इज एम आर में, कौन सा वर्ड, कौन सा वर्ब किस वर्ड के साथ होगा आप चेक कर लो। जैसे यू के साथ में क्या होगा, इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? यू के साथ में हमेशा आर होता है। आई के साथ में इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? आई के साथ हमेशा एम होता है। ही के साथ में इज होगा कि एम होगा कि आर होगा? ही के साथ में हमेशा इज होता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिस भी वर्ड को आपने सब्जेक्ट माना है उन सब्जेक्टों के बगल में इज, एम, आर को महसूस करेंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ चेक करेंगे किसके साथ इज होगा, किसके साथ एम होगा, किसके साथ आर होगा। जैसे आप चेक कर लोगे और आपको मालूम चलेगा कि इस वर्ड के साथ इज होता है, मतलब जिसके जिसके साथ में इज होगा वही सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब इज इजिकल टू सिंगुलर सब्जेक्ट। इसका मतलब अगर पूछेंगे अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि कोई भी वर्ड जिनके बगल में इज, एम, आर लिखते समय अगर इज होता हो तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जिनके जिनके बगल में एम और आर होता है वो क्या है मालूम नहीं, कम से कम सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग कभी किसी से पूछेंगे लोहा किसे कहते हैं, व्हाट इज आयरन, तो हम लोग सिंपली आंसर देते हैं कि लोहा लोहा, आयरन आयरन। ऐसा नहीं है, स्मार्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। जिसको जिसको मैग्नेट अपने तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को आयरन कहते हैं। जिसको जिसको चुम्बक अपने तरफ खींचता है या जिसमें चुम्बक चिपक जाता है वो लोहा है, और जिसमें चुम्बक चिपकता नहीं है वो क्या है मालूम नहीं, कम से कम लोहा नहीं है। वैसे ही इंग्लिश में जिसके जिसके साथ ई चिपक जाएगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके जिसके साथ एम और आर चिपकेगा वो क्या है मालूम नहीं है, कम से कम सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन हम लोग इंडियन लोग अपने से डिसाइड कर लेते हैं कि जिसके साथ ईज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके साथ एम और आर होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, किसी के दरवाजे पर लिखा हुआ पुलिस, इसका मतलब उसमें पुलिस वाला रहता है, लेकिन किसी के दरवाजे पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहाँ चोर रहता है, ऐसा तो नहीं है। इस तरह से अपने मन से कोई जजमेंट नहीं देंगे। हाँ, आप सीखेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बताया गया है, तो हम आपको कभी भी पूछ सकते हैं अच्छा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है या सिंगुलर वर्ब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब तो हमको मालूम चल गया, जिस भी वर्ब के लास्ट में एस रहता है वो सिंगुलर वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के बगल में आएगा। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है
सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है उसको जानने के लिए आपको इज एम आर का सहारा लेना पड़ेगा। जिन जिन वर्डों के बाद में इज एम आर लिखते समय इज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जिनके साथ इज नहीं होगा वो क्या है मालूम नहीं, कम से कम सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। अब इस बेस पर हम लोग अपने आप को चेक करेंगे कि हमको समझ में आया कि नहीं। अब इस समझ में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी में कोई भी एक वर्ड आप लिख लो, कुछ भी वर्ड लिख लो, अगर आप कॉपी है तो, नहीं भी है तो आप दिमाग में कोई भी एक वर्ड को लाओ। लाने के बाद जैसे मैंने एक वर्ड लाया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। हम लोग को लगता है कि हम लोगों को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी लोगों से पूछा जाए क्या लिखा हुआ, तो सब लोग कहेंगे सी। लेकिन आज के बाद हम लोग सी को देखेंगे अपने आंखों से, लेकिन अपने दिमाग के आंखों से उसको चेक करेंगे कि सी के साथ इज एम आर, ये जो वर्ड लिखा हुआ था हमारे पास इज एम आर, ये तीन वर्ब जो लिखे हुए थे, इनको लिखते समय इनके बगल में कौन होगा, सी के साथ हमेशा इज होगा। और मैंने बताया कि जिसके साथ इज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आज के बाद अगर हम सी लिखकर पूछे कि ये कौन है, तो आप ये मत बोलना कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप ये कहोगे, ये मत बोलना कि ये सी है, आप ये कहना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कदम आगे बढ़कर। लोग कहेंगे ऐसा आपने सी को सी ना कह के सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों कहा, तो आप बताओगे कि सी के साथ में इज एम आर लिखते समय हमेशा इज होता है, और मेरे सर सिखाए हैं जिनके जिनके साथ में इज एम आर लिखते समय इज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप बोलोगे सर मान लीजिए सी को अगर सी ना कह के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि अगर आप कंफर्म हो गए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप जिम्मेदारी में आ जाएंगे, आप प्रेशर में आ जाएंगे कि इसके बाद में जो भी वर्ड लिखना होगा वो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। और अभी भी मालूम चला सिंगुलर वर्ब का मतलब एस वाला वर्ब, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी वर्ब आप लिखोगे तो उसमें एस होगा। सी रीड्स, अगर यहाँ पर लिखते हैं सी टीच तो लिखेंगे सी टीचेस, अगर लिखते हैं कम तो लिखेंगे सी कम्स, मतलब कुल मिलाकर जो भी वर्ब लिखेंगे उसके लास्ट में एस होना चाहिए। अब लोगों ने कहा क्यों, क्योंकि उस वर्ब जिस वर्ब के अंत में एस रहता है उसको हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं, और सिंगुलर वर्ब तभी पॉसिबल होगा जब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो, और सी सिंगुलर है आपको पहले साबित कर दिया गया है, सी के साथ में हमेशा इज होता है। उसी तरह से अगर हमने सी के बजाय अगर यू लिखते तो हम लोग यहाँ पर रीड लिखते, एस नहीं लिखते, और यहाँ पर हम टीच लिखते, एस नहीं लिखते, और यहाँ पर कम लिखते, एस नहीं लिखते। किसी ने पूछा अच्छा यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस नहीं है क्यों, एक जगह लिखा हुआ सी रीड्स और एक जगह लिखा हुआ यू रीड, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, तो हमको बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो कभी किसी को कहते हैं तुम और कभी किसी को कहते हैं आप, तो हमें हिंदी में बात करते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है कब किसको तुम कहना है, कब किसको आप कहना है। वैसे इंग्लिश में ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हमको रीड्स कहना है, कब हमको रीड कहना है। तो बच्चों को माँ बता देती है बचपन में कि इनको आप कहना है, ये तुमसे बड़े हैं, ये तुमसे छोटे हैं, इसको तुम भी कह सकते हो, तू भी कह सकते हो। लेकिन इंग्लिश में कौन बताएगा, इंग्लिश की माँ कौन, हम लोग की माँ तो बता दी बचपन में किसको आप कहना है, इसको तुम कहना, लेकिन इंग्लिश में इंग्लिश की माँ इज कहता है कि हम जहां जहां होंगे वहीं वहीं वर्ब के साथ एस लिखना आप, और जहां जहां एम होगा या आर होगा वहां पे वर्ब तो होगा जरूर लेकिन उसके साथ एस नहीं होगा। इसका मतलब किस वर्ब में एस होगा और किस में एस नहीं होगा इसका फैसला इज करेगा। तो हम लोग सबको बंद करके शी से पूछेंगे, शी आपके साथ इज एम आर लिखते समय क्या होता है, सी कहता है मेरे साथ इज होता है, इसका मतलब सी सिंगुलर है और इसमें वर्ब में एस लगेगा। लेकिन यू के साथ में हमेशा आर होता है और ये सिंगुलर नहीं है इसलिए एस नहीं होता है। तो इसका मतलब किसमें एस होगा और किसमें एस नहीं होगा इसका फैसला हम लोग को ये बताया गया है। जहां जहां इज होगा, होगा मतलब लिखकर देखना नहीं है, ईजेमार से महसूस करना है। जैसे आप मान लो यहां पर लिखा हुआ दे, अब एक सर कहते हैं दे के साथ में कम होगा और एक सर आकर कहते हैं नहीं नहीं दे के साथ में कम्स होगा, दो दो सर हैं। अब हम कौन से सर के बात को सुनेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। दे के साथ में कम होगा, कोई कहते हैं दे के साथ कम्स होगा, हम कैसे समझेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, अपना थर्मामीटर यूज करेंगे। थर्मामीटर यूज करने का मतलब जैसे मान लीजिए एक थर्मामीटर है, किसी को बुखार होता है तो हम लोग चेक करने के लिए उसके मुंह में या ऐसे जगह डालते हैं जहां से हमको उसका तापमान मालूम चल जाता है। वैसे ही हम लोग इस थर्मामीटर को सब्जेक्ट के बगल में डालेंगे, ऐसा सब्जेक्ट के ठीक बगल में डालेंगे। जब सब्जेक्ट के बगल में डालेंगे तो इस थर्मामीटर के ऊपर ऐसा मैंने बना दिया, यहाँ पर देखिए ऐसा थर्मामीटर बनाया, ऐसा ध्यान से देखिए ऐसे ही होता होगा थर्मामीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इज और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एम और यहाँ लिखा रहेगा आर। इस थर्मामीटर को अगर सब्जेक्ट के बगल में डालेंगे तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से उस पर पारा जाएगा, या तो इस पे या तो एम पे या तो आर पे। अगर दे के बगल में इस थर्मामीटर को डालते हैं इस थर्मामीटर को तो क्या नजर आएगा हमको, दे के साथ में आर नजर आएगा, आएगा कि नहीं। इसका मतलब मेरा पारा का रेट जो रेंज है वो आर तक जाएगा क्योंकि दे के साथ में आर होता है। तो हमको मालूम चल जाएगा कि वहाँ आर होता है। और सर बताए हैं कि जब आपका दिखाएगा थर्मामीटर में तो आप समझना एस होता है। तो दे के साथ में हमको क्या दिखाएगा थर्मामीटर में, आर। इसका मतलब हमको एस वाला वर्ब नहीं लिखना है, हमको ये लिखना है दे कम। अगर आप गलती से कहते हो नहीं सर हमारे सर बता रहे थे दे कम्स भी हो सकता है कभी कभी, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि दे के साथ में जब थर्मामीटर डालते हैं इज एम आर तो पारा कभी कभी इज में भी जा सकता है, दे इज हो सकता है।
लेकिन दे इज़ होता नहीं है। अगर आप गलती से दे कम्स लिखते हो तो आपका एग्जाम में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। 2-2 नंबर कटेगा। 1 नंबर इसलिए कटेगा क्योंकि आपने दे कम्स लिखा था। दूसरा नंबर इसलिए कटेगा क्योंकि दे के साथ आप कभी ना कभी जरूर इज दिखाए होंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सिर्फ इज दिखाएंगे तभी वर्ब के साथ एस होगा। ये हम लोग का पहला लेसन था इंग्लिश का, वर्ब इज अपोजिट ऑफ नाउन। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने बनाया है रिसर्च से। इसका नाम है ईच वन टीच वन। आप अपने भी पढ़िए और अपने आसपास में जो लोग हैं उनको भी समझाइए, उनको भी सिखाइए कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमको इंग्लिश मीडियम को स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो वही बात हो जाएगा कि हमको अगर 2 लीटर दूध चाहिए तो हम भैंस खरीद लिए। हमको इंग्लिश सीखना तो इंग्लिश सीखेंगे ना कि कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाकर पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन ऐसा ही करते हैं। ऐसा करने के बाद भी हम लोग, सभी लोग दावा करते हैं कि हम लोग बहुत समझदार हैं, बहुत चालाक है। आपका चालाकी यहाँ पे है कि काफ़ी आसानी से, काफ़ी आसानी तरीक़ा से आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इसमें कोई बुक का, कोई पेंसिल का, किसी एज का, किसी उम्र का, किसी कास्ट का, किसी धर्म का ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ने में अगर ध्यान देते हैं तो आप समझ सकते हैं